हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी तक हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहला मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो सब कुछ अच्छे से कवर किया है उसके न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, तो अब हम सेकेंड मॉड्यूल को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम किरचॉफ्स लॉज और बाकी जितने भी लॉज हैं या थ्योरम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नेटवर्क लॉज। नेटवर्क लॉज में सबसे पहला लॉ आता है जो हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ बहुत लोगों को पता होता है, पर फिर भी अच्छे से सीक्वेंस वाइज चलने के लिए मैंने इसको फिर से मेंशन किया है। ठीक है, तो क्या बोलता है हमारा ओम्स लॉ? इसके दो स्टेटमेंट है और दोनों ही स्टेटमेंट मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। पहला, एट अ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो द करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जो होगी इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो जो हमारा करंट डेंसिटी होगा जो कंडक्टर में होगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर मैं मेंशन करूं क्या चीज कि जे, ये क्या है? ये है मेरा करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट फिर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब क्या है? करंट डेंसिटी मतलब कि जे प्रोपोर्शनल है किससे? ई से। यही मैंने कहा, यही ओम्स लॉ बोलता है। ठीक है, J इज प्रोपोर्शनल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर में रहेगा और प्रोपोर्शनल है तो कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी रहेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के केस में J इज इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, J इज सिग्मा E मतलब कि क्या? इसमें जो ये सिग्मा आया ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जिसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, राइट, ये हो गया पहला लॉ। अब आपने मैक्सिमम लोगों ने इस लॉ के बारे में पढ़ा होगा। ये ओम्स लॉ का पहला स्टेटमेंट था और यही एग्जैक्ट ओम्स ने दिया था। ठीक है, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको डिराइव किया था। क्या? अब ये क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे जो करंट फ्लो होगा, क्या चीज? क्या? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। मतलब कि अगर एक कंडक्टर है उसके दो एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा
ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिसाइड करेगा कि उसमें से कितना करंट फ्लो होगा। मतलब कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिपेंड करता है किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। वही बोल रहा है ओम्स लॉ। तो अब अगर कि I इज प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, यही स्टेटमेंट्स मैंने बोला। I अगर V से प्रोपोर्शनल है तो मैं अगर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिफाइन करूं V बाय R तो मुझे मिल जाता है ये, ठीक है, जिसमें कि अभी 1 बाय R क्या है, 1 बाय R है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं, आपको याद होगा जब मैंने रेसिस्टर्स का कॉन्सेप्ट बताया था तब मैंने इसको बोला था 1 बाय R आपको किसके इक्वल होता है, कंडक्टेंस की, ठीक है, कंडक्टेंस। वैसे ही एक और ओम्स लॉ मैंने बताया था कि उसमें क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग टू द कंडक्टर, ठीक है, करंट जो फ्लो होगा वही तो डिफाइन करेगा आपके वोल्टेज को। तो इसको घुमा फिरा के ये भी तो लिख सकते हैं V इज इक्वल टू R I। याद होगा कि जब रेसिस्टर्स कॉन्सेप्ट दे रहा था मैं तो मैंने यही स्टेटमेंट लिखा था, ठीक है, V इज इक्वल टू R I, और इस केस में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या था, R, और R क्या था हमारा, रेसिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया। अब तो ये था हमारा पहला लॉ, ओम्स लॉ, जिसके हमने दोनों स्टेटमेंट देख लिए कि क्या करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट I इज इक्वल टू V बाय R और V इज इक्वल टू R I, ठीक है। यहां पे ओम्स लॉ के अच्छे से स्टेटमेंट हमने देख लिया है। अब देखते हैं इसका ग्राफ, ठीक है, ओम्स लॉ का क्या ग्राफ होता है। अगर क्वेश्चन में, अगर आप किसी भी जगह कोई पेपर में क्वेश्चन देखें कि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होगा, तो आपको पता है कि ओम्स लॉ का ग्राफ क्या होगा, लीनियर, ठीक है, ओम्स लॉ का ग्राफ होगा लीनियर। मतलब कि इसको मैं की पॉइंट में लिखता हूं, क्या ग्राफ अगर बनाऊं ठीक है, दोनों ही केसेस में मैं क्या देख रहा हूं कि दोनों ही केसेस में जो हमारा ग्राफ है वो लीनियर है, ठीक है, वो लीनियर है। तो आपको एक चीज तो याद रखनी है कि ओम्स लॉ को अगर हम कभी भी कर्व या ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा लीनियर रहेगा, और ऐसा ऑब्जेक्टिव में कभी कभार देता भी है, ठीक है। अब पर कभी कभार अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ग्राफ दिया हो तो आपको पता लगाना है कि वो इनडायरेक्टली आपको बताना चाह रहा है कि उस ग्राफ के स्लोप का क्या सिग्निफिकेंस है। अब सपोज दो केसेस हो सकते हैं, क्या कि अगर मैं यहां पर इस पॉइंट को मैं I बोल दूं, मतलब अगर मैं y एक्सिस में करंट को मार्क करूं और x एक्सिस में वोल्टेज को, और इसमें अगर वोल्टेज को मार्क करूं y एक्सिस में और करंट को मार्क कर दूं x एक्सिस में, तो जो स्लोप होगा, स्लोप जो होगा दैट इज स्लोप वो किसके इक्वल होगा, I बाय V, और वो किसके इक्वल आ रहा है हमारे 1 बाय R, ठीक है। तो यहां पे इस वाले लाइन में जो R की
जो अगर लाइन दिया हुआ है इस कर्व में, अगर आप देखेंगे ध्यान से कि वाई एक्सिस में करंट दिया है, एक्स एक्सिस में वोल्टेज दिया है, तो जो उसका स्लोप होगा वो रेसिस्टेंस को नहीं बताएगा बल्कि वो कंडक्टेंस को बताएगा, और मतलब कि आपका जो स्लोप आएगा वो इक्वल टू होगा 1/r के। कई बार लोग क्या करते हैं, ओम्स लॉ को एक ही चीज से याद रखते हैं कि ओम्स लॉ हमारा लीनियर होता है ग्राफ, और वी देखते नहीं है कि कौन से एक्सिस में और करंट कौन से एक्सिस में, और डायरेक्टली ये सोचते हैं कि ओम्स लॉ का जो ग्राफ मिला है उसके हम अगर स्लोप दिया जाए हमको तो हम स्लोप को डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे किससे, रेसिस्टेंस में। और अगर आपका एग्जामिनर वाई एक्सिस में आई को मार्क कर देता है तो उस टाइम हो जाती है गलती। इसलिए आप इस केस के लिए याद रखेंगे कि देखना पहले कि पहले वाई एक्सिस में कौन सा है, एक्स एक्सिस में कौन सा है। इसमें स्लोप कौन सा होगा, y by x that is v by I is equal to r। ठीक है, तो ये हो गया। दोनों केसेस में हमने देख लिया कि एक में दोनों में लीनियर था और एक में 1/r एक में r। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें अगर लिमिटेशंस का बात करूं मैं, क्या लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, कहां कहां ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। जैसे कि मैंने क्या बोला था कि ओम्स लॉ का जो कर्व होता है वो लीनियर होता है, इससे मैं ये भी बोल सकता हूं क्या कि ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट्स और डिवाइसेस। नॉन लीनियर मतलब क्या, हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि दो टाइप के डिवाइस होते हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। नॉन लीनियर के केस में तो हमारा ओम्स लॉ वैलिड हो जाएगा, पर लीनियर केसेस में तो हमारा ओम्स लॉ वैलिड हो जाएगा, पर नॉन लीनियर के केस में, नॉन लीनियर मतलब कौन कौन सी चीज, आपका डायोड, जेनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर, ये सब आपका क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। ठीक है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, पहला क्या, नॉन लीनियर एलिमेंट्स, लाइक एग्जाम्पल में कौन कौन सा, जेनर डायोड, और आपको काफी अच्छे से पता है कि नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं क्योंकि मैंने क्लासिफिकेशन में आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, और वोल्टेज रेगुलेटर्स। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट एक और चीज कि ओम्स लॉ जो वैलिड होता है वो सिर्फ हमारा मेटेलिक एलिमेंट्स या मेटल्स के लिए वैलिड होता है। तो नॉन मेटेलिक मतलब कि नॉन मेटेलिक और सेमीकंडक्टर्स, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए भी ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। एग्जांपल, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, ये हो गया। एक और चीज कि इन लोग के केसेस में, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स में हमारा जो वोल्टेज होता है ना वो हो जाता है के आई टू द पावर एम। ठीक है, इसमें जो आई वोल्टेज जो होता है वो जो डिपेंडेंट करता है, प्रोपोर्शनल होता है आई से, वो आई के कुछ पावर्स में होता है, और एम जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकती है, 1 2 3 4, मतलब के आई स्क्वायर, के आई क्यूब,
ठीक है, तो ये नॉन लीनियर नहीं है, क्लियरली दिख जा रहा है हमको। तो उसके केस में, सेमीकंडक्टर्स के केस में ऐसा होता है, राइट। तो ये दो केसेस में, एक नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के लिए या सेमीकंडक्टर्स के लिए आपका ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि इन नॉन मेटालिक और सेमीकंडक्टर्स के बजाय ऐसा भी दिया जाता है कि ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर, और कुछ ऑप्शंस देते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का भी आपका एग्जांपल आ सकता है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं। तो उस केस में भी हमारा ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ के बारे में हमने देख लिया। अब हम किरचॉफ्स लॉ की तरफ प्रोसीड करेंगे, पर उससे पहले कुछ पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है। टर्मिनोलॉजी जैसे बोला जाए तो ब्रांच क्या होता है, नोड क्या होता है, पाथ क्या होता है और लूप क्या होता है, इसके बारे में चलो थोड़ा सा बस डिस्कस करते हैं। ब्रांच होता है, इट इज द कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ अ सर्किट। क्या है ये? इट इज द कंपोनेंट और एलिमेंट प्रेजेंट इन द सर्किट। इट इज द नंबर, लिख देता हूं यहां पे, इट इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब कि क्या, ये एक कंपोनेंट है, क्या है, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, ये है एक एलिमेंट या कंपोनेंट, ठीक है। ये रेजिस्टर है, ये एक हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट हो गया, ठीक है। तो ये चारों, कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी कंपोनेंट हो, वो हमारा ब्रांच कहलाता है, ठीक है। मतलब कि अगर सपोज कि ये वोल्टेज सोर्स है, इसमें कई लोग क्या गलती करते हैं, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 और फिर इसको भी काउंट करने जाते हैं ब्रांचेस में, कि जितने लाइंस मिलेंगे हमको उसको काउंट करके हम सोचते हैं कि वो ब्रांच होगा, पर वैसा नहीं होता है। मैंने जो डेफिनेशन दिया अभी कि इट इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट, कि जितने कंपोनेंट होंगे उस वो होंगे ब्रांच। तो मतलब कि इसमें कितने कंपोनेंट हैं, एक वोल्टेज सोर्स, एक रेसिस्टर, एक और रेसिस्टर, 3 4, एक वोल्टेज सोर्स और 4 रेसिस्टर, मतलब कि क्या हुआ कि इसमें 5 ब्रांचेस हो गए, ठीक है। इसमें क्या 5 ब्रांचेस हो गए, राइट। आपको समझ में आ गया। वैसे ही अगर मैं इसमें लिखूं तो इसमें एक करंट सोर्स, 3 रेसिस्टर्स, तो इसमें हो गए 4 ब्रांचेस। समझ में आ गया आपको ब्रांचेस का डिफरेंस, कि कभी भी आप ब्रांचेस कैलकुलेट करना होगा, कितने ब्रांचेस है उसको काउंट करना होगा, तो आप बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं हम नोड की तरफ में। नोड, अगर ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, जहां पे 2 ब्रांचेस या 2 से ज्यादा ब्रांचेस मिल रहे होंगे उसको हम नोड बोलेंगे। मतलब कि अगर 2 ब्रांचेस मिल रहे हैं, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, ठीक है, दोनों ब्रांच यहां पे मिल रहे हैं, ठीक है, राइट, यहां पे दोनों ब्रांच मिल रहे हैं, तो इसको मैं बोलूंगा सिंपल नोड, ठीक है। जहां पे 2 ब्रांच मिलेंगे उसको सिंपल नोड बोलेंगे, और जहां पे 2 से ज्यादा, मतलब 1 2 3 4, यहां पे ज्यादा मिल रहा है, तो ये पूरा चीज क्या कहलाएगा, मेरा प्रिंसिपल नोड, ठीक है। वैसे ही यहां पे ये भी क्या हो गया, एक हो गया प्रिंसिपल नोड, वैसे ही यहां पे भी एक और प्रिंसिपल नोड, ठीक है। तो अगर मैं नोड को काउंट करना स्टार्ट करूं, कितने नोड्स होंगे,
जहां पे दो ब्रांचेस इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। एक यहां पे ये जो नोड है एक अकेला ही सब पूरे ब्रांचेस को लिया हुआ है, तो एक नोड ये, दूसरा नोड ये, तीसरा नोड ये, ठीक है। तीसरा नोड ये, तो टोटल कितने हुए यहां पे 3 नोड्स, ठीक है। अब यहां पे चलूं तो 1 2, यहां पे 2 नोड्स, राइट। तो हमें समझ में आ गया कि जहां पे ब्रांचेस का कनेक्शन होगा या फिर मैं लिख ही देता हूं कि नोड इज द इंटरकनेक्शन ऑफ टू, टू मतलब कि सिंपल नोड, और मोर, मोर मतलब कि क्या, प्रिंसिपल नोड, टू और मोर ब्रांचेस। और ब्रांचेस क्या थे हमारे, कुछ नहीं बल्कि एलिमेंट्स सर्किट के। इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर ब्रांचेस। पाथ, अब बात करते हैं पाथ के बारे में। पाथ क्या होता है यार, कि जैसे अब यहां से मैं यहां से यहां आ गया, ठीक है, ये हो गया पाथ। मतलब कि मैं उस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गया, ठीक है। कोई भी रास्ता लेके एक पाथ ट्रेवल किया स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट हो या फिर इसको मैं घूम फिर के आऊं, ठीक है। कोई एक पॉइंट से पॉइंट ए से पहुंचने के लिए इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक पहुंचता हूं, अगर ऐसे ऐसे करके या तो फिर डायरेक्ट ऐसे करके, तो अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने तक का जो मैं रास्ता ट्रेवल कर रहा हूं, कोई भी कैसा भी रास्ता, उसको मैं क्या बोलूंगा, पाथ, ठीक है। अगर वो होगा पाथ, मतलब कि अगर मैं इसको लिखूं, इट इज द, इफ यू ट्रेवल और मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा हूं, और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या, कि एंड नो पॉइंट इज encountered twice। मतलब कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया हूं और दूसरे पॉइंट में एंड किया हूं, उन दो पॉइंट के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आना चाहिए जो 2 बार ट्रेवल हो गया, ठीक है, या 2 बार मूव हो गया, राइट। समझ गए बात का मतलब, कि कोई भी पॉइंट 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए आपके इस जर्नी में। आप कोई भी सर्किट में कैसे भी मूव कीजिए, पर जहां से आप स्टार्ट किए हैं और जहां खत्म किए उसके बीच में कोई एक पॉइंट दो या 2 से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। लूप क्या होता है, अगर मैं, ये हो गया ए, फिर से ए पॉइंट, अगर मैं यहां से निकला और बी में पहुंचा, बी से निकला सी में पहुंचा, सी से निकला डी में पहुंचा, और डी से वापस ए में आ गया, ठीक है। मतलब कि यहां पे मैं ट्रेवल तो कर रहा हूं बहुत सारे पॉइंट्स को, पर जहां से स्टार्ट किया था वहीं जाके अगर एंड करूंगा, तो वो हो जाएगा मेरा क्या, लूप, ठीक है। या तो फिर इसको क्या बोल सकता हूं मैं, क्लोज्ड पाथ, ठीक है। मतलब कि इट इज द, इफ ऐसा कोई पाथ जिसमें, इफ द पाथ हैज सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग
if the path has same starting and ending point, then ठीक है, तब वो लूप कहलाता है। जहां से शुरुआत किया भाई वहीं खत्म कर दिया, तो वो हो गया लूप। ठीक है, तो अब हमको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ब्रांच क्या होता है। कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे ब्रांच में, नोड में, लूप में और पाथ में। ठीक है, ये चारों चीज हमारे केसीएल और केवीएल को और आगे बाकी थ्योरम्स को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसको एक बार स्पेसिफिकली पूरा क्लियर कर दिया ताकि आपको आगे डाउट ना हो। तो चलिए अब चलते हैं केसीएल की तरफ। तो अब हम चलते हैं अपने पहले लॉ की तरफ जो कि है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। तो पहला लॉ मतलब कि क्या, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, फर्स्ट ये जो लॉ था वो क्या था, फर्स्ट लॉ था किरचॉफ का। इज बेस्ड ऑन द, किस पे बेस्ड है ये जो लॉ है किरचॉफ करंट लॉ, किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है, इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। चार्ज मतलब कि क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस present in a system remains constant। ठीक है, हमने जब पहला टॉपिक डील किया था चार्जेस के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस के बारे में, तभी मैंने आपको बता दिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये डिनोट करता है हमारा कि अगर एक सिस्टम में 10 चार्जेस हैं तो 10 चार्जेस ही रहेंगे। ठीक है, मतलब कि जितने चार्जेस प्रेजेंट हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर हमारा केसीएल बेस्ड है। अब अब देखते हैं कि उसके स्टेटमेंट से हम क्या क्या डिराइव करते हैं केसीएल के। फॉर डैश नेटवर्क मतलब कि कैसा नेटवर्क होना चाहिए केसीएल अप्लाई करने के लिए, लम्ब्ड नेटवर्क, मतलब कि LUMP, लम्ब। दो टाइप के नेटवर्क होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड और एक लम्ब। जिसमें लम्ब्ड मतलब कि वो जिसमें आपका RLC इसको आप अलग अलग कर सको, वो होते हैं लम्ब नेटवर्क। और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, जैसे कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन और केबल, इसमें आप RLC मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को अलग नहीं कर सकते, इसलिए उसे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोलते हैं। तो अगर हमारे पास लम्ब नेटवर्क है तो कैसा, तो द एल्जेब्रिक मतलब कि दो टाइप के सम होते हैं, एक एल्जेब्रिक सम होता है और एक फेजर सम। ठीक है, या फिर वेक्टर एडिशन भी होता है। तो हमको कैसा चाहिए, एल्जेब्रिक सम मतलब 1 + 2 + 3 ऐसे वाला। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करें ना कि फेज के। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एंटरिंग, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग। ठीक है, एंटरिंग, और इसको मैं ब्रैकेट में लेता हूं, और लीविंग, या तो वो एंटर कर रहे हैं या तो वो लीव कर रहे हैं। नोड, नोड आपको मैं अभी बताया कि नोड क्या होता है, इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। राइट, ये कैसे, अब बोलेंगे कि करंट एंटर और लीव, चाहे जो भी कर रहा हो वो सारे करंट एंटरिंग और लीव किसी भी समय के किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में वो जीरो होंगे। कैसे, आइए देखते हैं।
उसके लिए पहले मैं एक सर्किट लेता हूं, कैसा देखें। ये पॉइंट, ठीक है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। यहां से I1 जा रहा है, ये हो गया I1, यहां पे आ रहा है I2, ठीक है, यहां से निकल रहा है I3, और यहां से जा रहा है I4, ठीक है, सारे करंट निकल रहे हैं। यहां पे I1 I4 का डायरेक्शन ये है, I3 का डायरेक्शन ये है। सेम चीज को मैं यहां पे फिर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, I3 निकल रहा है, I4 निकल रहा है, I2 एंटर कर रहा है, और I1 भी एंटर कर रहा है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से कि सम ऑफ करंट एंटरिंग, सम ऑफ करंट्स एंटरिंग कौन से, I1 एंटर कर रहा है, I2 एंटर कर रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं अगर I3 लीव कर रहा है तो माइनस I3 एंटर कर रहा होगा, ठीक है। जब भी हमने करंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ा था तो मैंने कहा था कि माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। पर अगर मैं अगर ए से बी 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बी टू ए -5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होगा। वैसे ही अगर I3 लीव कर रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि -I3 एंटर कर रहा है। वैसे यहां पे I4 -I4 एंटर कर रहा है। अब तो यहां पे क्या बोलना चाह रहा है कि अगर सम ऑफ करंट एंटरिंग, कौन कौन से एंटर हो रहे हैं, I1 प्लस I2 -I3 -I4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब कि जितने भी करंट एंटरिंग होंगे वो 0 होंगे, ठीक है। सारे करंट्स अगर एंटरिंग होंगे तो उनका सबका सम 0 होगा। अगर मैं सारे करंट्स को एंटरिंग बना दूं तो उन सब एंटरिंग करंट्स का सम 0 होगा। अब वैसे यहां पे I1 एंटर कर रहा है, I2 लीव कर रहा है, तो लीविंग का अगर मैं लूं तो मैं बोल सकता हूं कि इस डायरेक्शन में -I1 लीव कर रहा है, इस डायरेक्शन में -I2 लीव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलूंगा मैं कि -I1, ठीक है, -I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0 लीविंग, ठीक है। तो इसमें अगर सारे करंट्स लिविंग होंगे तो उन सब लिविंग करंट्स का सम 0 होगा, ठीक है, सारे करंट्स लिविंग होंगे तो उन सब लिविंग करंट्स का सम 0 होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सम ऑफ करंट्स एंटरिंग a node, sum of currents entering a node is equal to the sum of currents leaving the node। वही बात है, कैसे, यहां पे I1 एंटर कर रहा था, I2 भी एंटर कर रहा था, I3 लीव कर रहा था, I4 भी लीव कर रहा था, तो क्या हो गया, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, ठीक है। ये करंट्स कौन से थे, ये करंट्स थे मेरे एंटरिंग, और ये करंट्स थे लीविंग, ठीक है। तो यहां पे मेरा
दूसरा ये कहां से आए, इसी वाले टर्म से तो आया, इस स्टेटमेंट से ये डिराइव किया मैंने कि अगर ये माइनस साइन को उधर ले जाओगे तो ये इक्वेशन तो आएगा कि एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सम ऑफ डैश अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ डैश अ नोड। अब ये मजेदार है कि सम ऑफ चार्जेस एंटरिंग a node is equal to the sum of charges लीविंग द नोड। जितने चार्ज एंटर कर रहे होंगे उतने लीव कर रहे होंगे। कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं, I1 को क्या लिख सकता हूं मैं, Q1 बाय T, ठीक है, T क्या है, टाइम है, Q2 बाय T इज इक्वल टू Q3 बाय T प्लस Q4 बाय T, ठीक है। तो Q1 Q2 और सब T कॉमन है, तो अगर मैं T को हटा दूं तो मेरे पास क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4, ठीक है। तो यहां से मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ गया, सम ऑफ चार्जेस एंटरिंग अ नोड, चार्जेस एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ चार्जेस लीविंग द नोड। जितना चार्ज एंटर कर रहा होगा उतना ही चार्ज लीव कर रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसी को मैं क्या कर सकता हूं, इसको हटा के इसको मैं लिखूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन entering a node is equal to the number of electrons leaving the node, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे होंगे उतने लीव कर रहे होंगे। कैसे, आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में Q इज इक्वल टू व्हाट, NE, मतलब कि Q1 क्या होगा, N1, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और कितने, N1 क्या है, नंबर, कितने, कुछ नंबर के होंगे वो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके उस चार्ज को बनाए होंगे वो नंबर है, ठीक है। N2E, फिर N3E, फिर N4E, ठीक है। तो E कैंसल हो गया तो क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N3 प्लस N4, राइट। तो हमारे पास KCL के सारे इक्वेशंस आ गए। हम एक ही इक्वेशन से कितने सारे पॉइंट्स यहां पे डिराइव कर लिए, कौन कौन से, एक कि सम ऑफ करंट एंटरिंग, इसको मैं अच्छे से मार्क कर देता हूं, सारे एंटरिंग करंट का सम सेम होगा, 0 होगा वो भी, ठीक है, राइट। सारे लीविंग करंट का सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर मैं सारे को एंटरिंग कर दूं या सारे को लीविंग कर दूं तो उसका सम 0 आएगा। इसको और क्या भी लिख सकता हूं मैं, सम ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग, ठीक है। वहां से हमको क्या मिला कि करंट की बात तो छोड़ो, चार्जेस का भी वही हो सकता है हाल, जितना चार्जेस एंटर कर रहे होंगे उतने ही चार्जेस लीव कर रहे होंगे। अब चार्जेस की बात क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन लीव ही कर रहे होंगे, और अगर लीव कर रहे होंगे तो ओवरऑल नंबर, सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ
चार्ज जो रहेगा किसी भी सिस्टम में कांस्टेंट रहेगा, और वही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जिसपे हमारा केसीएल बेस्ड है। ठीक है, तो यहां पे आप समझ गए कैसे था। एक और चीज इसी इसी एग्जांपल से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्लियर होता है। क्या? जब भी केसीएल अप्लाई करते हैं, जब भी केसीएल अप्लाई करते हैं, तो वैसे तो मैंने जब रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया था, जब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट बताया था, तो उसी में मैंने डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस बता दिया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे लेते हैं। और वोल्टेज के में भी हमने पोलैरिटी डिस्कस किया था, क्योंकि हमेशा आगे चल के वो होता है कंफ्यूजन कि सर अगर कोई रैंडम सा सर्किट है, मेरे पास कोई भी रैंडम सा सर्किट है, कोई सा भी रैंडम सर्किट है, तो सर इसमें अब मैं करंट का डायरेक्शन ऐसे लूं या अपोजिट लूं? होता है केसीएल भी लगाते हो तो आप सोचते हो कि एंटरिंग को माइनस लूं या लीविंग को माइनस लूं, या किसको पॉजिटिव लूं किसको नेगेटिव लूं, या डायरेक्शन कैसे डिसाइड करूं। मैं बोलता हूं कि आप जिसको या जो डायरेक्शन लेना है आप वो लीजिए। मतलब कि क्या, अगर कि मैं ये डायरेक्शन लेके कर रहा हूं सॉल्व, तो अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आया तो मतलब कि क्या मेरा जो डायरेक्शन मैंने चुना था या मैंने जो गेस किया था वो सही था। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आया तो मतलब कि सिंपल कि करंट का जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम किया है वो जो एक्चुअल करंट डायरेक्शन है उसके अपोजिट, तो बस मैं करंट डायरेक्शन को अपना जो अज्यूम किया था उसको अपोजिट ले लूंगा। वैसे ही एंटरिंग और लीविंग में किसको प्लस है किसको माइनस है आपकी मर्जी। आप जिसको एंटर लेना चाहते हैं उसको पॉजिटिव ले लीजिए, जिसको लीव करना चाहते हैं उसको नेगेटिव ले लीजिए, या फिर लीव को पॉजिटिव या फिर एंटरिंग को माइनस। तो दोनों ही केसेस में सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमने देखा ये चारों इक्वेशन देखा उस सभी में क्या हुआ था, इसमें मैंने एंटरिंग को पॉजिटिव लिया था और लीविंग को नेगेटिव लिया, क्या हुआ एक ही रिजल्ट आया। यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आया। तो वैसे ही आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं किसको नेगेटिव लूं या केसीएल लगाते समय। और सेम सिनेरियो में आपको प्रूव करूंगा कि केवीएल में भी कि सर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस माइनस लूं कि माइनस प्लस लूं, किसी को भी लो आप अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी डायरेक्शन लेते हो वो आपका लास्ट में करेक्ट रिजल्ट ही देता है। ठीक है, पर जो भी ले रहे हो उसको सटीक लो। ऐसा मत लो कि अभी मैं माइनस प्लस लिया, मान लीजिए इस नोड में मैं एंटरिंग को माइनस लूंगा और लीविंग को प्लस लूंगा। ठीक है, लीविंग को प्लस लिया एंटरिंग को माइनस लिया। उसी सर्किट के दूसरे नोड में मैंने दूसरा चीज कर दिया कि मैं एंटरिंग को माइनस प्लस ले लिया और लीविंग को माइनस ले लिया, तब फिर वो वहां पे कंफ्यूजन होगा। अब जो भी अपने लिए मेथड चूज कर रहे हैं उसको आप उसी में स्टिक रहिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके इसी एक्सप्रेशन को और एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा। तो अभी तक हमने जो केसीएल का इक्वेशन देखा वो सब एक ही सर्किट के लिए डिस्कस किया। ठीक है, अगर एक सर्किट है, एक कोई भी सर्किट है, उसमें केसीएल का सिग्निफिकेंस होता है वो हमने बात किया। पर अगर मान लीजिए दो इंडिपेंडेंट सर्किट है, मतलब दो नेटवर्क अलग अलग है, उस केस में केसीएल कैसे अपना रोल प्ले करेगा आइए देखते हैं। फॉर अ लम्प्ड नेटवर्क the algebraic sum of currents entering और leaving, entering और leaving मतलब क्या, जो पहला ही एग्जांपल हमने देखा कि अगर सारे करंट को मैं एंटरिंग बना दूं तो उसका सम जीरो होता है। ठीक है, या फिर सारे करंट्स को मैं लीविंग बना दूं, जो एंटरिंग है उसका भी साइन उल्टा करके अगर जब मैं लीविंग बनाऊंगा तब जो उस सब लीविंग करंट्स का जो सम होगा वो होगा जीरो। ठीक है, तो वैसे ही the algebraic sum of currents entering or leaving a closed, अगर वो सरफेस क्या है क्लोज सरफेस इज जीरो। मतलब कि क्या क्लोज सरफेस क्या, चलिए देखते हैं एग्जांपल से। ये एक सर्किट है। ठीक है, अब इस सर्किट में मैं क्या बोल रहा हूं, मान लीजिए इतना पूरा को मैं एक क्लोज सरफेस मान लूंगा। ठीक है, क्लोज सरफेस। अब
अगर इस सरफेस में, इस क्लोज सरफेस में एक करंट I1 फ्लो हो रहा है, I3 भी फ्लो हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इस ब्रांच में मेरा I4 फ्लो, अगर I3 I2 फ्लो हो रहा है, और अगर इस ब्रांच में I4 फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन में ऐसे ही डाउनवर्ड लिया हूं, आप उसको ऊपर भी ले सकते हैं, ठीक है, फ्लो कर रहा है, तो इस पूरे करंट का सम कैसे होगा, मतलब कि क्या I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4, ठीक है। जितने एंटर कर रहे थे उतने ही लीव करेंगे इस सरफेस पे, या तो फिर मैं इसको इस साइड ले आऊंगा, तो वही मतलब हो जाएगा कि जितने एंटर कर रहे थे, अगर सारे करंट एंटर कर रहे हैं तो उसका सम 0 हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले देखा था। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक नेटवर्क है 1 है, एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क 1 है और दूसरा इंडिपेंडेंट नेटवर्क 2 है, दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मैंने एक वायर लिया और इनको तो कंबाइन कर दिया, ठीक है, कंबाइन कर दिया। अब आप बताइए कि इसमें कितना करंट होगा। इस ब्रांच में करंट फ्लो होगा, वो होगा 0। क्यों 0? क्योंकि मान लीजिए कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा भी, तो या तो ये करंट इधर से इधर फ्लो होगा, तो पर वापस भी तो आना चाहिए, जितना करंट गया है उतना ही वापस आएगा। या तो वो करंट ग्राउंड के थ्रू, जैसे हम ट्रांसमिशन लाइन में देखते हैं कि हम लोग जो रिटर्निंग पार्ट को या तो ग्राउंड से ले लेते हैं, या तो उसके लिए एक और वायर लेते हैं। मतलब कि अगर 2 वायर लेते हैं, ये हो गया 2 वायर, ठीक है, मतलब कि इधर से अगर एक आई अमाउंट ऑफ करंट जाता है नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 तक, तो उसके अपोजिट नेटवर्क 2 से नेटवर्क 1 तक हाई अमाउंट ऑफ करंट वापस भी आता है, ठीक है। समझ गए कि अगर एक वायर रहा तो करंट 0 होगा, पर अगर आपको ग्राउंड से ले रहे हैं तब भले रिटर्निंग पार्ट अगर ग्राउंड से है तब फिर वो करंट 0 नहीं होगा, पर 2 चीज होना चाहिए, एक आउटगोइंग और एक इनकमिंग, मतलब जितना करंट बाहर गया है उतना ही करंट वापस आएगा। चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं कि ये नेटवर्क 1 नेटवर्क 2 10 एम्पियर इस ब्रांच से जा रहा है, ठीक है, इस ब्रांच से 6 एम्पियर वापस आ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ये आई की वैल्यू कितनी होगी। आई की वैल्यू डायरेक्शन क्या है, उधर बाहर जाते हुए, मतलब कि अगर मैं इसको लिखूं इस क्वेश्चन की, क्या बोल रहा है ये कि 10 एम्पियर आउटगोइंग, 6 एम्पियर इनकमिंग। आई का वैल्यू आउटगोइंग है तो मैं इसको आउटगोइंग साइड में लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां से आई का डायरेक्शन क्या होगा, आई इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब कि नेटवर्क 2 से यहां से करंट जा रहा होगा -4 एम्पियर का प्लस 4 एम्पियर का, और ये जो आई है ये इक्वल टू है -2, ठीक है। समझ गए कि अब हमको पूरे ब्रांच को पता चल गया, यहां से 10 एम्पियर फ्लो होगा, 6 एम्पियर इधर से आएगा, 4 एम्पियर इधर से आएगा, ठीक है। तो यहां पे भी हमको केसीएल का सिग्निफिकेंस देखने को मिल गया कि कैसे अगर क्लोज नेटवर्क हो या क्लोज सरफेस हो तब हमारा केसीएल कैसे इतना अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे कोई मतलब नहीं पड़ा कि मुझे कि इसका वोल्टेज कितना होगा या रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, मैंने डायरेक्टली ही समझ लिया कि 10 एम्पियर गया है तो 6 एम्पियर इधर वापस आ रहा, तो 4 एम्पियर इधर से वापस आ रहा होगा, ठीक है। तो ये केसीएल का क्लोज सरफेस का केस था। अब ये तो हमारा पहला लॉ कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अभी तक हमने केसीएल देख लिया है, अब हम चलेंगे केवीएल के बारे में, ठीक है। केसीएल के मैंने आपको दोनों केसेस दिखा दिए कि कैसे केसीएल के एक डेफिनेशन से हमने कितने सारे कंक्लूजन डिराइव किए थे। उसके बाद हमने देखा कि केसीएल में क्लोज्ड सरफेस के केस में भी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब केवीएल की बारी है, तो केसीएल जैसे कि हमारा फर्स्ट लॉ था किरचॉफ्स का, ठीक है, तो वैसे ही किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ जो था वो है केवीएल, ठीक है। अब जैसे कि केसीएल जो था वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट था, ठीक है। अब वैसे ही
केवीएल जो है वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट है। मतलब कि क्या, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट रहता है, जैसे कि हमारा चार्ज था। तो वैसे ही जो केवीएल है वो हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखते हैं कि जैसे केसीएल का एक स्टेटमेंट था हमारा, कैसे, क्या स्टेटमेंट था कि जो नोड वोल्टेज आ रहा है, जो नोड है उसमें जितने भी इनकमिंग करंट्स है वो इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स है। ठीक है, वैसे ही देखते हैं कि केवीएल क्या हम लोग को स्टेटमेंट देता है, राइट। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होंगे, ठीक है, उसका एल्जेब्रिक सम अक्रॉस एनी डैश, मतलब कि क्या, अक्रॉस एनी क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ मतलब क्या, पाथ का मैंने आपको मीनिंग बताया था। वैसे ही क्लोज्ड पाथ मतलब कुछ नहीं बल्कि लूप होता है। ठीक है, लूप भी मैंने दिखाया था कि फिनिश और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर एक हो तो वो क्लोज्ड पाथ या फिर लूप कहलाता है। तो किसी भी क्लोज्ड पाथ का वोल्टेज ड्रॉप, सारे वोल्टेज ड्रॉप्स का एल्जेब्रिक सम जो होगा वो इक्वल टू किसके होगा, 0 एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये स्टेटमेंट वैलिड रहेगा। देखते हैं इस स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली, देखते हैं इसमें। ठीक है, मैं सपोज करता हूं कि इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस पूरे सर्किट में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। आपको याद होगा कि कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टर्स में मैंने बताया था कि हम साइन कैसे लेते हैं, रेसिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज का साइन कैसे लेते हैं हम लोग, कि करंट जहां से एंटर हो रहा है उसको पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक है, यहां पे सपोज मैं इसको V2 लेता हूं और इसको V3 लेता हूं। ठीक है, ये था पॉजिटिव साइन। अगर इसी के जहां से पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, रेसिस्टेंस हमेशा क्या करता है, पावर एब्जॉर्ब करता है। पावर एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर होगा, किसके, वोल्टेज के। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा साइन लिया। ठीक है, आप समझ गए ना कि पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन से करंट को एंटर करवाया है। ठीक है, तो अब कभी भी अगर रेसिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज मेंशन नहीं है, अगर मेंशन है तो जो क्वेश्चन में मेंशन है उसी को लेंगे आप डायरेक्शन, पर अगर मेंशन नहीं है तो आप हमेशा एंटरिंग टर्मिनल, जहां पे रेसिस्टर्स का जहां से करंट एंटर कर रहा है उसको आप पॉजिटिव लेंगे और जहां से लीव कर रहा है उसको आप नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो अब सारे वोल्टेजेस हमको मिल गए। अब देखते हैं कि केवीएल कैसे लगाता हूं मैं इस लूप में, राइट। तो इसमें अब दो कल्ट के लोग हो जाएंगे, मतलब दो ग्रुप के मेंबर्स, कि जैसे एक जो क्या करेंगे, अगर जो माइनस आ रहा है उसके बजाय प्लस लिखेंगे। मतलब कि पहला ही उन लोगों का स्टेटमेंट होगा कि प्लस V1 माइनस V2 माइनस V3 प्लस V4, ठीक है, माइनस V5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि उन्होंने क्या किया, पहले ग्रुप वालों ने, कि माइनस साइन, जहां से अगर माइनस इनकाउंटर होगा, ये लूप में माइनस इनकाउंटर होगा तो उसके जगह प्लस लिखेंगे, प्लस V1, फिर प्लस V2 माइनस V2 क्योंकि प्लस इनकाउंटर हुआ, फिर माइनस V3 प्लस V4, फिर माइनस V5। ठीक है, अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जा रहा है, V1 प्लस V4 इज इक्वल टू V2 प्लस V3 प्लस V5। ठीक है, तो एक पहला इक्वेशन तो हमारा ये आ गया। दूसरे लोग, मैं भी दूसरे कैटेगरी में लाई करता हूं कि मैं क्या करता हूं, कभी भी साइन को उल्टा नहीं करता। मतलब कि कई बार लोग क्या करते हैं, माइनस का प्लस कर देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं। तो हो सकता है कि कभी भी एग्जाम में आप भूल जाएं कि अगर यहाँ पे माइनस साइन लिखा हुआ है तो आप इसको प्लस करें, यहाँ पे प्लस, इसको माइनस करें, प्लस को माइनस करें, माइनस को प्लस करें, पर इसको भूल जाएं कि इसको प्लस को माइनस करना है, तो उससे कंफ्यूजन अराइज होता है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, जो साइन इनकाउंटर हो रहा है, जो साइन पहले आ रहा है उसी को लिख लेता हूं। कैसे,
देखते हैं, माइनस V1 लिखता हूं, माइनस V1 प्लस V2, ठीक है, प्लस V2। मैं करंट के, ये जो लूप लिया हूं ना, लूप का डायरेक्शन वो करंट के डायरेक्शन में ही है, ये देखिए, ठीक है। तो प्लस आया प्लस V2, प्लस आया प्लस V3, माइनस V4 प्लस V5। इसको सिंप्लीफाई करता हूं, देखते हैं क्या था। ठीक है, तो मतलब कि या तो आपके कन्वीनियंस के ऊपर है कि या तो आप इसको माइनस को प्लस ले लीजिए, ठीक है, उल्टा करके साइंस लिखते जाइए, या तो जो केवीएल लगाते समय जो नोड, जो वैल्यू आ रही है, पहले पॉजिटिव आ रहा है टर्मिनल तो पॉजिटिव लिया, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लिया, तो भी हम दोनों केसेस में, दोनों ही इक्वेशन में आपका जो आंसर रहेगा वो पूरा का पूरा सेम रहेगा, ठीक है, राइट। अब तो आप समझ गए कि यहां पे हमने दो चीज देख लिया कि अगर करंट का डायरेक्शन मेंशन नहीं होगा तो आप यहां से ले लें, कोई भी करंट डायरेक्शन ले लीजिए, और करंट डायरेक्शन के बाद रेसिस्टर्स के अक्रॉस अगर वोल्टेज मेंशन नहीं होगा तो वोल्टेज कैसे लेना है, क्योंकि पावर एब्जॉर्ब करता है तो हमेशा हम उसको पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करवाएंगे, और जिस डायरेक्शन से करंट एंटर हो रहा है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद केवीएल लगाएंगे। केवीएल कैसे लगाते हैं कि या तो आप जो प्लस है उसको माइनस मिले, या तो फिर माइनस जो एनकाउंटर हो रहा है सबसे पहले उसको आप एज इट इज लिखते जाए, माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस V4 प्लस V5, ठीक है। दोनों ही केसेस में आपके कन्वीनियंस, दोनों ही केसेस में सेम आएगा। तो ये तो था क्लोज्ड पाथ का केस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर ओपन पाथ रहा, मतलब कि क्या, अगर ओपन, ये कैसे है, एक ओपन सर्किट का केस है, ठीक है। इसमें इस नोड की वैल्यू, यहां पे क्या दिया है हमको, यहां पे नोड की वैल्यू मेंशंस है कि इस नोड का, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, V2। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट। इसका V1। ऐसा आपको खासकर आपको एनालॉग के क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है कि जहां पे नोड वोल्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो एनालॉग सर्किट्स में अब इस केस में केवीएल कैसे लगाएं, ये तो क्लोज्ड पाथ भी नहीं है अपना, ठीक है। पर अगर आप देखें तो याद होगा आपको, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेजेस में बताया था कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम पोटेंशियल किसी पॉइंट का मेंशन कर पाए, हमेशा प्रैक्टिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है V2 या 0 वोल्ट, तो वो किसके रिस्पेक्ट में है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है। मतलब कि क्या, आप इमेजिन करेंगे, मैं आपको ड्रॉ करके जरूर बता रहा हूं, पर आप खुद से इमेजिन करेंगे कि इसको मैं कैसे कर सकता हूं, ये V2 पोटेंशियल, ठीक है, तो माइनस इधर प्लस इधर, और इधर मैंने क्या किया, ग्राउंड। मतलब अब कैसे हो रहा है, यहां पे V2 वोल्टेज है, यहां पे 0 वोल्ट है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहां पे V2 वोल्टेज सोर्स, ठीक है, इसका वैल्यू कितना, V2, ठीक है। अब इसको भी वैसे ही करते हैं, ये तो ग्राउंड है तो इसको डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसका V1 है, V1, राइट, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट कैसे करेंगे, वोल्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट इसलिए है क्योंकि आप इमेजिन करेंगे कि यहां पे एक वोल्टेज सोर्स है और ये पोटेंशियल जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब क्योंकि ये ग्राउंड है तो इसको ग्राउंड मतलब क्या, मैं इसको एक मर्ज भी कर सकता हूं, ठीक है, इन दोनों को मैं कंबाइन भी कर सकता हूं, तो हो गया क्लोज सर्किट। यहां से भी एक क्लोज सर्किट आ गया अपना, क्योंकि ये ग्राउंड है पूरा। तो ये हो गया क्लोज सर्किट पूरा, ठीक है। यहां पे पूरा का पूरा ग्राउंड है, तो अब
जो भी पोटेंशियल थे नोड के वो किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के। और आप इमेजिन करेंगे खुद से कि उसको मैं एक वोल्टेज सोर्स ले लेता हूं और पोलैरिटीज का ध्यान देंगे। अगर ये -10 वोल्ट होता, अगर ये -10 वोल्ट होता, मतलब कि हम लोग का ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होता है, ग्राउंड का पोटेंशियल होता है जीरो वोल्ट और 10 वोल्ट इस नोड का है, मतलब कि क्या, ये ग्राउंड से 10 वोल्ट ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया किसका, 10 वोल्ट का। अगर ये -10 होता, मतलब क्या कि अगर ग्राउंड 0 वोल्ट पे है तो -10 मतलब क्या कि ये पोलैरिटी ऐसे हो जाती, ठीक है, और ये आ जाता माइनस साइन, ठीक है। तो आप पोलैरिटीज का भी ध्यान रखेंगे, उसके हिसाब से इमेजिन करेंगे। ये आपको अभी समझाने के लिए बता रहा हूं, इसलिए मैं वोल्टेज सोर्स लिया हूं, पर अगर आप एग्जाम में लेंगे तो इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप वोल्टेज सोर्स सबका पहले बनाएं, ठीक है। तो अब इस केस में केवीएल कैसे लेते हैं, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। इस लूप में लेता हूं, चलो केवीएल कैसे, मैंने क्या किया था, मैं इस वाले मेथड से जाऊंगा, जो माइनस आएगा तो माइनस लिखूंगा, प्लस आएगा तो प्लस लिखूंगा। यहां से क्या आ रहा है, सबसे पहले -V2, -V2 आया, फिर क्या आया, +2 वोल्ट, ठीक है। फिर क्या आया, इधर घूमते हुए आया -1 वोल्ट, ठीक है, -1 वोल्ट। फिर क्या आया, 0। तो यहां से मेरा V2 का वैल्यू कितना आ रहा है, V2 = 1 वोल्ट, राइट। V2 का वैल्यू कितना आ गया, 1 वोल्ट। वैसे ही अगर मैं इस लूप में किसका, इसका वो लूप एक और किसी भी डायरेक्शन में लीजिए आप लूप को, इधर से घूमते हुए आते हैं, क्या आया पहले, +1 वोल्ट, फिर +E, फिर +5, फिर क्या है, 10, +10, राइट। तो आपका कितना आंसर आ रहा है, ये आ जाएगा E = -16 वोल्ट, ठीक है। कैसे किया मैंने, यहां से लिया 0, पहले सबसे पहले 0 आया था, इस लूप से 0, +1, +E, +5, +10, ठीक है। तो आ गया ये -16 वोल्ट। नेक्स्ट, अब कौन सा ब्रांच बचा, इसमें V1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर V1 का लूं मैं इस नोड में, ठीक है, तो फिर यहां पे सबसे पहले क्या आ रहा है, V2, ठीक है, -V2 होगी, तो -V2 +2 +E, फिर +4, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया इसलिए +4, फिर +V1, राइट। अब आप मुझे बताइए E1 V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू है 1 वोल्ट, ये हो गया 1 वोल्ट। E की वैल्यू कितनी है, -16 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से हमारा V1 का वैल्यू कितना आएगा, -1 +2 -16 +4 +V1 = 0। तो V1 हो गया मेरा 16 +1 -2 -4 दैट इज इक्वल टू 11 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पे मैंने 3 जगह से केवीएल लिया, और अगर आप इस ब्रांच में भी लेते हैं, मान लीजिए इधर से भी लेते हैं,
तो चेक करते हैं इसका आंसर, -v1, ठीक है, फिर -4, फिर +5, फिर +10, ठीक है। तो कितना आ रहा है, V1 को उधर ले जाइए, यह आ गया V1 = 11 वोल्ट। तो सारे ही कंडीशंस में जब मैंने किसी भी डायरेक्शन में लूप लिया तो भी हमारा V1 का वैल्यू सेम आया। और आप उसी केस में अगर आप माइनस साइन भी लेते हैं, इसका जस्ट इस वाले कल्ट के मेंबर हैं, अगर आप इस वाले मेथड को अप्रोच करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस इसमें इसके वजह क्या आ जाएगा, इसका इक्वेशन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा +V2 -2 वोल्ट, फिर -1, फिर =0। तो भी कितना आएगा, V2 सॉरी एक मिनट, प्लस, फिर ये प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा V2 = 1 वोल्ट। तो भी V2 का वैल्यू 1 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने KVL को देख लिया कि कैसे KVL लगाते हैं, कैसे KCL लगाते हैं। अब लास्ट में इन लोग के एक बार लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको ओम्स लॉ का लिमिटेशंस बताया था कि ओम्स लॉ हमारा इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर, नॉन मेटेलिक मेटल्स और फिर नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स और किसमें, नॉन लीनियर एलिमेंट्स में एप्लीकेबल नहीं होता है। वैसे ही देखते हैं कि आपका जो KCL और KVL है वो किस किस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, किसके किसके एप्लीकेबल है, पहला लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है। फिर है टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, लास्ट में है हमारा लम्प्ड नेटवर्क, ठीक है। मतलब कि ये KCL और KVL आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स में एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब में एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हमारा KCL और KVL का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।